जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आपके साथ मिलकर फिर से पर्यावरण के अध्ययन की सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जहां परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं, यहाँ से सवाल आपके परीक्षाओं में सीधे सीधे और हुबहू पूछे जाते हैं। तो कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि पर्यावरण में अगर हम बात करें तो हम लोग को जो पूरी सीरीज है ये एनसीईआरटी मेथड पर होगी। और हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के आधार पर हम इस पूरे थियरी को, पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि एक भी सवाल यहाँ से गलत ना हो। आज का प्रश्न नंबर 16 है कि पर्यावरण प्रभाव डालता है। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पर्यावरण है ये प्रभाव डालता है बच्चों के भाषा पर, व्यक्तित्व पर, अध्ययन पर, सभी पर। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके जरूर बताएं। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, यहाँ पर अगर इस प्रश्न के उत्तर की हम बात करें तो जो पर्यावरण है प्रभाव डालता है भाषा पर, व्यक्तित्व पर, अध्ययन, माने पर्यावरण बच्चों की भाषा, व्यक्तित्व और अध्ययन पर प्रभाव डालता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आलब्धि, सभी। डी वालों के जवाब यहाँ पर क्या होंगे? सही होंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। ये सभी निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में। एक सवाल आपके सामने है, पर्यावरण किससे बनता है? जीविक घटक से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, इन सभी से। तो प्रश्न नंबर 17 का भी जवाब आप लोग को ध्यान देना होगा कि पर्यावरण जीविक घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से। यहाँ पे देखिए, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, ये भी सही है। अजैविक घटकों से भी सही है। इन सभी से अर्थात आलब्धि, माने जहां पर ये सभी आ जाएं। मैंने बताया उस प्रश्न में 80% विकल्प सही होते हैं। अगर सीटेट का पेपर आप देने जा रहे हैं, शिक्षण है, तो आप हमेशा याद रखिएगा ये सभी 80% सत्य होते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो आपके सामने है। पर्यावरण अध्ययन में किस विधि का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाता है? कहानी विधि, अभिनय विधि, खेल विधि, निरीक्षण विधि। तो सभी साथी जवाब देंगे कि पर्यावरण अध्ययन में किस विधि का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। सभी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर आपका जवाब एकदम सही है कि यहां पर इस प्रश्न का उत्तर है कहानी विधि। और देखा जाए तो खेल विधि, लेकिन प्रभावशाली जो ढंग है वो आपकी कहानी विधि होती है। कौन सी विधि होती है? कहानी विधि। अगर आपने पर्यावरण की आसपास की किताबें पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कहानी के माध्यम से वह पर्यावरण के थियरी और थॉट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। हम बढ़ते हैं आज के एक और अगले सवाल की तरफ, जो आपके सामने है। इनमें से क्या प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यहाँ पर ये जो लिखा है इसका ये है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। घास, वन, कंप्यूटर, पशु। सभी लोग जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक संसाधन नहीं है? घास है, वन है, पशु है, लेकिन कंप्यूटर जो है ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आप लोग इसको ध्यानते रहिएगा, ये सीटेट के सवाल है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगले आपके सामने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, यहाँ पर होगा भोजन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि पर्यावरण राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? ये सब एनसीईआरटी मिलेगा। और एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा या ई लर्निंग विद दुर्गेश के आपने अगर नोट्स पढ़े होंगे तो आपको पढ़ने को मिला होगा। अगला है आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, सभी साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब देते रहिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा अपने साथी मित्रों तक। अगर आप अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। वह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह बहुत सस्ता संसाधन है। सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं।
जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अर्थात इस सवाल का जो जवाब होगा वो आपका सी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आप सभी के जवाब सही है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मतलब यह वास्तविक स्थितियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। जितने भी लोग हैं, अगर आप डेली क्लास पढ़ रहे होंगे, समय से लाइव रहेंगे, तो आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेंगे। बताइए कमेंट करके। जी हाँ, मैंने विज्ञान के आधारभूत तथ्यों सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना ही गलत है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। मैंने याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बच्चों की बुद्धि का यांत्रिकीकरण नहीं करना है। इस आधार पर इस सवाल का जो सबसे सही उत्तर होगा वो आपका डी है। हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से का समर्थन नहीं करती। यहां पर प्रकृति, इसको पढ़ेंगे, प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। किसका नहीं करती? बच्चों को करके सीखने के अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बच्चे कम गलतियां करें। सभी लोग जवाब देंगे। जी हाँ, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, बच्चे खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बच्चे कम गलती। जी नहीं, बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि गलती करके ही बच्चे सीखते हैं। अपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी पढ़ा होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा डी। मानी जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि प्रश्न नकारात्मक सकारात्मक ये चीजें आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और जानते रहिएगा। बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 24 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा सभी लोग। जी हाँ, तो अपनी मृत्यु के समय प्रश्न नंबर 24 का सही जवाब क्या होगा बताइए? भारत के राष्ट्रपति। यह आपके एनसीईआरटी किताब आसपास से मिल जाएगा। ये सारे सवाल आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, क्योंकि परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में हो रही हैं, तो चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ना और जानना भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एनसीईआरटी देखिए, साफ साफ प्रश्न में ही लिख दिया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पर्यावरण शीर्षक की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का ये क्या कारण हो सकते हैं? यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़वादिताओं को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। सभी लोग जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को यहां पर पढ़ रहे हैं। सभी लोग फटाफट देखिए। ऐसे प्रश्न सीटेट में बड़े बड़े आते हैं और परीक्षा ऑनलाइन मोड में होनी है, लेकिन अगर आप रेगुलर क्लास में हैं तो आपको ये चीज़ें आराम से पढ़नी है, समझनी है और जानना है कहीं भविष्य में भी गलती ना होने पाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़वादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। अर्थात इसके चारों 1, 2, 3, 4 सभी पहलू सही हैं। हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ आपके साथ। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? 4 विकल्प हैं, आपको जवाब देना है। यह नकारात्मक प्रश्न है। 3 होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। यह वास्तविक कहानी घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं और मूर्त अवधारणा को व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह प्राकृतिक समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकत्रित तरीके से प्रस्तुत करती है। ऐसे छात्रों के वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती है, ये सही है। यह प्राकृतिक और समाज संस्कृति परिवेश को एकत्रित करने को प्रस्तुत करती है। यह परिभाषाओं और मूर्त अवधारणाओं को व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
और यहाँ पे क्या है, ये शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि जरूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ सबसे जो गलत है वो आपका डी है। वैसे इसका बी भी गलत है, लेकिन अगर विकल्प के हिसाब से देखा जाए तो डी क्या है जो सबसे ज्यादा गलत है, अर्थात हम इस प्रश्न में विकल्प डी को चुनेंगे। बी भी हो सकता है क्योंकि यह परिभाषा अमूर्त अवधारणा को व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, यह भी गलत है। बी भी इसका हो सकता है, किंतु यहाँ पर एक और है, यह विद्यार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि जरूरतों को पूरा करती है। तो ये जरूरत पूरा करती नहीं किताबें, क्योंकि यहाँ पे बात की पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक में कहीं ना कहीं परिभाषा और अमूर्त अवधारणा मिल जाती है, मैंने वह अवधारणा जो मैं दिखाई ना देती हूँ। इसलिए 26 का बी भी हो सकता है, ध्यान रहे बी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पाठ्य पुस्तक की। तो कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक में परिभाषा और अमूर्त अवधारणा को भी देखने को मिल जाता है, लेकिन शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। अर्थात इस प्रश्न का सबसे गलत विकल्प जो होगा वो डी होगा। 4 विकल्प में अगर देखा जाए, माने बी और डी को देखा जाए, तो डी इसमें सबसे ज्यादा गलत है, इसलिए इस प्रश्न में विकल्प डी का ही हम चयन करेंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषयानुसार उपागम, बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना। सभी लोग जवाब दीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। हमें ध्यान देना है, हस्तपरक क्रियाकलाप सही है, तकनीकी शब्दावली से परिचित करना यही गलत है, विषयानुसार उपागम ये भी सही है, बच्चों को अनुभव संदर्भों से जोड़ना, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा, बी, माने जो गलत है वही आपका यहाँ पर सही है। उम्मीद करते हैं जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सभी के जवाब सही होंगे। हम आज के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? क्योंकि हम जानते हैं एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी की जो पर्यावरण किताब होती है वो क्लास 3rd, 4th और 5th के लिए ही होती है, बाकी क्लास के लिए नहीं होती है। ठीक, यह हमेशा जानते रहिएगा। तो 1 और 2 को पर्यावरण कहाँ से पढ़ाया जाता है? पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, संदर्भ युक्त अधिगम का परिवेश प्रदान करना, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, 1 और 2 के शिक्षार्थियों को पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वैसे विकल्प ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जवाब सभी दीजिएगा। तो कक्षा 1-2 के पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक संस्तुति नहीं की है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन यहाँ पर संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका बी यहाँ पर सही है। हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। प्रश्न नंबर 29 का जवाब सभी लोग देंगे। एनसीएफ 2005 क्या है? स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को आधारित समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना। अर्थात इस सवाल का सबसे उपयुक्त जो विकल्प आपका होगा वो आपका डी है। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताए हैं, आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम बढ़ते हैं आज के और अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, आज का आखिरी प्रश्न है। आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश आगे उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको सभी क्लास की लिंक, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ आपको निःशुल्क मिल जाएगी। और आप प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और ऐप में आपको सभी क्लासेस सी-टेट, टेट, केवीएस, डीएसएसबी, सुपर टेट, अन्य राज्यों के टेट के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी एनसीईआरटी के नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है, जाकर आप सभी नोट्स को पढ़ सकते हैं। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? प्रश्न नंबर 30 का जवाब आप सभी साथी देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखवाना, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणी युक्त करें, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए
कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। बताइए सभी लोग, इस प्रश्न का 30 का जवाब क्या होगा? देखिए, जहां पे शब्दावली स्पष्ट करना ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। बाद में अभ्यास दिए गए सही प्रश्नों को उत्तर लिखवाना ये भी गलत हो गया। विद्यार्थी कनौ दीपावली से पहले बाद में नमूने इकट्ठा करें, उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। देखिए, यहाँ पर बी और सी दो विकल्प सही क्या हो सकता है, लेकिन बच्चे वायु के नमूने इकट्ठा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, अर्थात इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वह आपका बी होगा। आपने भी सवाल का उत्तर बी लगाए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही, माने बी वालों के जवाब सही है। यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न को कहीं गलती मत करिएगा, डेली क्लास में बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको उन सभी प्रश्नों को पढ़ाने का, उन सभी प्रश्नों को बताने का जहां से आपके परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल आते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय आपके साथ लाइव सेशन में जुड़ेंगे और इसके आगे की एक सीरीज को पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या के साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी की बात सीटेट पार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही। आज आखिरी प्रश्न है, अगर आपकी संख्या बढ़ती जाएगी हम प्रश्न की और बढ़ाते जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर है और सीटेट की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर है, जहां से आप सभी प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002 पर। एड्रेस